हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, मेंस अ डे इनिशिएटिव में आपका एक और बार स्वागत है। हर साल ये इनिशिएटिव आता है, फ्री इनिशिएटिव रहता है जहां पर हम मेंस का एक सवाल हर रोज़ डिस्कस करते हैं। दोस्तों, इस बार जो मेंस का इनिशिएटिव है वो एक और जो चीज़ इसमें खास है वो क्या है कि शेड्यूल के साथ है कि आपको डेली शेड्यूल दिया गया है कि कौन सा सब्जेक्ट कब डिस्कस होगा। पैरेलली दोस्तों, ये तो है एक फ्री इनिशिएटिव, कहलाता है मैड। अगर आप चाहते हैं और चीज़ों के बारे में और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना मेंस के, जहाँ पर 5 या 6 सवाल हर रोज़ डिस्कस हो रहे हैं, आप हमारा मेंस का क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, ये सभी कुछ हमारी वेबसाइट sleepyclasses.com पर अवेलेबल है। अगर आप मेंस दे रहे हैं और थोड़ा सीरियस अटेम्प्ट देना चाहते हैं, डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए। बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरह से आपके लिए हम बेस्ट कंटेंट अवेलेबल करवा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का सवाल। दोस्तों, मेंस का आंसर डिस्कस करने से पहले आपको बता दें कि जीएस मेंस की आंसर राइटिंग का हमारा बैच शुरू हो गया है। 108 डेज का ये बैच है, राइट। 108 डेज में 108 क्वेश्चंस आएंगे, रोज का एक क्वेश्चन आएगा और एक नया सब्जेक्ट डील के करेंगे। हर रोज एक डिफरेंट सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा एंड आपको उसका आंसर लिखना है, हमें भेजना है, उसको हम चेक करेंगे, उस पर फीडबैक देंगे, आपको वो करेक्टेड आंसर कॉपी भेजेंगे, उसका एक वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे और ये सब कुछ चलेगा एक सेट स्केड्यूल के अकॉर्डिंग। गिवन डे का आपको कैलेंडर मिल जाएगा कि किस दिन कौन सा क्वेश्चन आना है एंड उसी स्केड्यूल के अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चंस आएंगे और आपने आंसर लिखने होंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप में राइटिंग की एक हैबिट लेके आनी, एक डिसिप्लिन लेके आना कि रोज आप एटलीस्ट एक आंसर लिख रहे हैं अपने मेंस के लिए, राइट। इसमें इवैल्यूएशन, पीडीएफ ऑफ द मॉडल आंसर एंड वीडियो सॉल्यूशन ऑफ द मॉडल आंसर भी आपको मिलेगा। अगर आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप हमारी वेबसाइट www.sleepyclasses.com पे जाइए। वहाँ पे आपको ये एक बैनर मिलेगा, बैनर पे क्लिक कीजिए और आपको हमारे इस पूरे कोर्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। स्केड्यूल यहाँ पे आपको लगा हुआ मिल जाएगा। ये जो है ऑर्डर सेम रहेगा, ऑर्डर में कोई डिफरेंस नहीं है। जहाँ तक डेट्स का सवाल है, डेट्स आपके इस मेंस आंसर राइटिंग बैच 1 के अकॉर्डिंग लगी होंगी, राइट। कॉस्ट है इसकी 10,000 इंक्लूडिंग ऑल गवर्नमेंट टैक्सेस ऑफ जीएसटी, राइट। तो ये मेंस आंसर राइटिंग बैच। चलिए देखते हैं आज का सवाल अब। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल ऐसा जो हमारे सामने आ खड़ा हुआ, ये बोलता है कि कोल प्रोडक्शन कौन सी, वो भी घरेलू डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन है, ये आज भी हमारे देश में बहुत ही बड़ा चैलेंज है। तो आपने बताना है कि क्या क्या दिक्कतें, क्या प्रॉब्लम्स के हैं हमारे कोल सेक्टर को, क्यों ये टेक ऑफ नहीं करता, एंड आपने कुछ जो सजेशंस भी देने हैं कि कैसे इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सवाल बहुत मुश्किल नहीं है, न्यूज़ में रहता है हमेशा। कोल सेक्टर यूपीएससी जो प्रीवियस जो 10 सालों में ही 2 या 3 बार सवाल पूछ चुका है ये, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट तो है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या बनाए हम, पहले तो हिस्टोरिकल थोड़ा आइडिया बताते हैं, देन अटेम्प्ट्स बताते हैं कि कैसे क्या अटेम्प्ट्स लिए गए पास्ट में सेक्टर को रिफॉर्म करने के लिए, है ना। थोड़ा सा हिस्ट्री की, पहले सेक्टर की हिस्ट्री की हमारे देश में कि कैसे शुरू हुआ था कोल प्रोडक्शन एटसेट्रा, 2-3 लाइनें, एंड देन रिफॉर्म में कि कैसे चैलेंजेस, तब भी कोई ऐसे नहीं हुआ, रिफॉर्म हो गए तो चैलेंजेस चले गए, एंड देन वे फॉरवर्ड, ठीक है, कि उसका इम्पैक्ट भी क्या हो सकता है कि अगर हम ये करेंगे तो क्या फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। अब इसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स फिर से डाल दिए हैं। हमें ना यू जस्ट नेवर नो कि कौन से आंसर में कब कहाँ, जो प्री में कहाँ पर काम आ जाए किसी स्टेट एग्जाम में, तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट डाल दिए तो जो सिमिलर क्वेश्चंस को आंसर करने में भी आपका फ़ायदा होगा। ओके, तो दोस्तों सबसे पहली बात है कि जो ना मुझे जहाँ भी लग रही हैं चीज़ें, वहाँ पर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में अंग्रेज़ों ने क्या किया था डाल दो ना, तो क्या पता, यू नेवर नो कि जो प्रीवियस 2-3 सालों में जो हिस्ट्री के सवाल पूछ रहे हैं बहुत ही पेचीदा सवाल हैं, तो हो सकता है कि कुछ हेल्प हो जाए, है ना। वॉरेन हास्टिंग ने पहली बार शुरू किया था जिसकी कोल इंडिया में कुछ हम निकालें, ठीक है, बहुत ऐसे बड़े लेवल पर नहीं तो, लेकिन जो प्राइमरी लेवल पर, एंड देन उसके बाद जो लेकिन जियोलॉजिकल सर्वे हुआ जो DH विलियम्स ने किया, क्या पता हमसे पूछ लें रानीगंज फील्ड कहाँ पर है, तो इसीलिए
आप इसको भी देख लो, ठीक है, रानीगंज फील्ड की बात कर लो। देन उसके बाद ग्रेजुअली रिफॉर्म्स होते चले गए। रिफॉर्म्स का मतलब जो वर्कर्स थे उनकी हेल्थ हैजर्ड थे बहुत सारे, और इवन की छोटे छोटे जगहों पर इलीगल माइनिंग होती थी, तो उन सब चीज़ों को लेकर पुश आना शुरू हुआ नेशनलाइजेशन की। जो छोटी छोटी कोल माइंस, कोल फील्ड चल रही हैं, प्राइवेट जो लोग चला रहे हैं, बहुत सारे इलीगली चला रहे हैं, इसको सरकार अपने कब्जे में ले, ठीक है, नेशनलाइज करे। एंड देन आया ऑयल प्राइस शॉक कि ऑयल जो कंट्रीज़ ऑयल बेचती थी उन्होंने ऑयल बेचने में दिक्कत कर दी और प्राइसेस फ्लक्चुएट हुई, बहुत महंगे बहुत सस्ते, तो इसलिए प्लानिंग मुश्किल हुई। तो था कि अब कंट्री में भी हमें चाहिए कुछ ऐसा जो हमारे एनर्जी को सपोर्ट कर सके, एंड हमारे जो देश को में भी हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। जो इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ रही थी उसको कैसे इन्वेस्ट, हमारे जो एनर्जी में पर्टिकुलरली हमारे पास अगर कोई हमें इन्वेस्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग कुछ भी करना है, हमें पावर में एश्योरेंस चाहिए कि हमें एनर्जी हमारे देश में पक्का मिलेगी, आप हमारे यहाँ फैक्ट्री लगाएंगे तो, ठीक है। तो सरकार ने बहुत सारे जो रीजंस दिए उसमें से दो प्रोमिनेंट रीजंस यही थे कि ऑयल प्राइस शॉक है और इन्वेस्टमेंट हमें करनी ही होगी इसमें, और जो कोल सेक्टर में छोटी छोटी कोल माइन से कुछ नहीं होने वाला, बड़ी कोल माइंस सरकार अब लगाएगी। तो 1970s में जो हमारे कोल माइंस अथॉरिटी लिमिटेड बनाया गया, एंड जिसको हमने कोल इंडिया लिमिटेड कहते हैं अभी, तो वो बनाया गया और नेशनलाइज हमारा जो पूरा का पूरा कोल माइंस, कोल सेक्टर नेशनलाइज, मतलब सरकार के दायरे में आ गया, सरकार की ओनरशिप आ गई, ठीक है। तो क्विक हिस्ट्री है। ओके, देन दोस्तों जो कोल सेक्टर की बात करें अगर हम, तो कोल सेक्टर हमारे देश में बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल क्यों निभाता है एनर्जी की सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से, है ना। एनर्जी सिक्योरिटी, हमारे पावर प्लांट्स एक्सेट्रा बहुत ज़्यादा कोल डिपेंडेंट पावर प्लांट्स हैं हमारे देश में, बिजली हमारी कोल डिपेंडेंट है। तो इस और हमारे देश का सबसे एबंडेंट नॉन रिन्यूएबल फ्यूल है दुनिया में, चाहे वो शायद ऑयल हो सकता है, लेकिन इंडिया में बहुत ज़्यादा कोल है। तो हमारे पावर प्लांट्स हैं वो भी अभी भी कोल फायर्ड हैं, एंड रादर 60% प्लस अभी भी कोयले से ही चलते हैं, एंड जो 60% प्लस पावर बनती है हमारे देश में कोयले से बनती है। तो इसको आप एग्जैक्ट डेटा देख लीजिएगा जब आप पेपर देने जा रहे हैं। ओके, देन कोल माइनिंग, पावर जनरेशन, ये दो इंडस्ट्रीज हैं जो बहुत सारे लोगों को जॉब भी प्रोवाइड करती हैं, एट द सेम टाइम हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में ऐड करती हैं, ठीक है। एंड देन इंडिया वर्ल्ड में 5वां सबसे ज़्यादा रिकवरेबल रिजर्व्स वाला कंट्री है जहाँ पे कोयला बहुत ज़्यादा निकाला जा सकता है। एंड हमारे लेकिन कोयले की बात करें, एनर्जी कंटेंट लो होता है, ऐश कंटेंट हाई है, सल्फर कंटेंट भी लो है। एट द सेम टाइम मॉइस्चर कंटेंट वेरी करता है फ्रॉम सीजन टू सीजन। मानसून सीजन में मॉइस्चर कंटेंट जब कोयला निकालते हैं ज़्यादा होता है। ओके, देन उसके बाद अगर हम देखें जो हमारे ये ना थोड़ा एक्स्ट्रा ज्ञान है, ये एग्जाम में आप इसको आंसर में नहीं लिखेंगे, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कोयले से जुड़े हुए सवाल प्री में भी पूछे जा सकते हैं, थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा अपने बेनिफिट के लिए। ओके, हमारे कोयले की लेकिन जो हम वैरायटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्वालिटी को कैसे, कि अगर हम इम्पोर्टेड कोल के साथ मिक्स करें, ब्लेंड करके उसको यूज़ करना शुरू करें। देन वॉशिंग एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आगे हम पढ़ेंगे कोल की गैसिफिकेशन भी कर सकते हैं। एंड उसके बाद हम अगर देखें तो अगर भारत की बात करें तो भारत दुनिया में जैसे टॉप 3 में तो हमेशा ही रहता है, कोल इंपोर्टिंग नेशंस में से एक है, ठीक है। बीच में थोड़ा सा कोल इंपोर्टिंग में डिप आया था क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी लो हो गई थी 2013, 14, 15 के आसपास, दोबारा से बाउंस बैक हुआ जब बिजली बननी शुरू हुई, दोबारा बाउंस बैक हो गया। इंडोनेशिया से हम सबसे ज़्यादा कोयला मंगवाते हैं, ये वेरी कर सकता है, ठीक है, क्योंकि जो पॉलिटिकल उस पर डिपेंड करता है जो, लेकिन एट द सेम टाइम ब्रॉडर मैं आपको आइडिया बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि इंडोनेशिया का कोयला हम क्यों मंगवाते हैं, क्योंकि सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी, ठीक है, उसका जो ऐश कंटेंट एटसेट्रा हमसे मिलता है। एंड जो हमने अपने पावर प्लांट्स बनाए हैं वो इंडिया के कोयले के हिसाब से बनाए हैं, एंड अकॉर्डिंगली इसलिए इंडोनेशिया से जो कोयला आता है वो बहुत प्रॉपरली उसमें जो उसको बिना बहुत ज़्यादा कोई बदलाव नहीं करने पड़ते उसको यूज़ किया जा सकता है। एंड हमारा जो इंडोनेशिया के कोयले की कीमत भी लो होती है, हमारे जो कस्टमर्स हैं कोयले के थोड़ा प्राइस सेंसिटिव हैं, इसी कारण से जो इंडोनेशियन कोयला बहुत ज़्यादा डिमांड में रहता है। ओके, देन दोस्तों इंडिया की हम कोल प्रोडक्शन की बात करें, चैलेंजेस से क्यों घिरा हुआ है। पहली बात तो जो कोयले के लिए आपको बहुत ज़्यादा लैंड चाहिए जिसमें से माइनिंग होगी, लैंड एक्विजिशन इज़ अ टास्क। उसके बाद कोयले की लैंड एक्वायर करने के बाद आपको उसको रेल से भेजना है एट्सेट्रा, तो वो जो पैरेलल जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो पूरा का पूरा बनाना, उसको जो पोर्ट्स के साथ जोड़ना, उसको पावर प्लांट्स के साथ जोड़ना, अगेन बहुत ही हमारे देश में काफ़ी वैसे इस पर इम्प्रूवमेंट है फ्रॉम प्रीवियस टाइम्स, लेकिन स्टिल देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो।
प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं है तो टेक्नोलॉजी एटसेट्रा वगैरह नहीं पहुंच पाती। देन उसके बाद लॉज वगैरह चेंजिंग है बहुत ज़्यादा। सुप्रीम कोर्ट ने जो कोयले की खदानों को की माइनिंग के लाइसेंसेस कैंसिल कर दिए, सरकार को रीएलोकेट करने पड़े। तो इसीलिए जो लॉज चेंजिंग होते हैं, प्राइवेट कंपनीज अट्रैक्ट नहीं होती, उनको होता है कि हम आज पैसा दे देंगे तो कल हमारा पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल ना हो जाए। सरकार की पॉलिसी पे सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठा दिया तो कैंसिल हो गया। तो इसी कारण से तो जो कोयले में खास प्राइवेट इन्वेस्टमेंट देखने को नहीं मिलती। एफडीआई भी अलाउ करके देख लिया तब भी नहीं आते। देन रिन्यूएबल एनर्जी का जो तेज़ी से अभी जो आपको देख रहे हैं ना यूजेज और जो एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है, कोयले पर असर पड़ता है। एंड देन देखें जो कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस है, क्योंकि रेगुलेटरी इन्वायरमेंट जो कंसर्न्स हैं, जो कोल सेस एटसेट्रा देना पड़ता है, इस कारण से कोयले में इन्वेस्टमेंट का बहुत प्राइवेट कंपनीज एक्साइटेड नहीं होती। स्मॉल स्केल माइनिंग अभी भी बहुत प्रेवलेंट है कंट्री में, छोटे छोटे लेवल पर होते हैं जिससे जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव नहीं हो पाती। देन इम्पोर्टेड कोल है अभी भी वाइबल ऑप्शन है, क्यों इतने पैसा लगाएं एटसेट्रा, इम्पोर्ट ही कर लेते हैं। देन हमने पेरिस में एग्रीमेंट की है कि हम अपने जो इन्वायरमेंट को थोड़ा बेटर बनाएंगे, तो इसलिए कोयले पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते। एंड देन जो ग्लोबल कोल कंजम्पशन भी अभी लो हो गई है ग्रेजुअली। एंड देन जो हमारे इंडिया की ग्रोथ प्रोजेक्शंस भी अच्छी नहीं है, कोयले की कंजम्पशन लो है, तो इसलिए हम ये सब बता रहे हैं कि कोल सेक्टर में खास कोई रुचि दिखाने को तैयार ही नहीं है। एंड देन अभी कोल ब्लॉक हमने ऑक्शन किए, उसमें भी कोई प्राइवेट पार्टीज ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, फॉरेन की कंपनीज ने तो बिल्कुल नहीं दिखाया। देन एनपीए क्राइसिस किसमें, जहाँ पर कोयले ने अपने बिजली बनाकर जो आगे भेजनी है पावर सेक्टर में। एंड स्टील में भी जो कोल यूज़ होता है जैसे कोक एटसेट्रा, तो उसमें भी एनपीए क्राइसिस देखने को मिलता है स्टील और पावर सेक्टर में। तो जो दो मेजर कंज्यूमर्स हैं, इसी कारण से कोयला और अगेन हमारा डिप्रेस हो जाता है। एंड जो कंपनीज वगैरह बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेड हैं, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ नहीं कर पाते, हर एक छोटे छोटे खदान के लिए सेपरेट अगर आपको जो ट्रेन की लाइनें बिछानी पड़ रही हैं तो दैट इंक्रीजेज द कॉस्ट। तो सेंटर की रेगुलेशन है कहीं पर स्टेट की रेगुलेशन, कहीं लोकल एजेंसी की, तो ये बहुत सारी बहुत सारे फंड्स वगैरह बन गए हैं। तो ये इसलिए बहुत सारे जो कंप्लायंसेज एंड रेगुलेशंस के चलते कोल सेक्टर में अगेन कोई चाहता ही नहीं आना। तो और पॉइंट देख लेते हैं, तो प्रोसेस भी पूरा स्ट्रीमलाइंड ना होने के कारण जो अप्रूवल्स एटसेट्रा का, तो वेरियस एजेंसी से फॉरेन कंपनीज अट्रैक्ट नहीं होती। ठीक है, तो बहुत सारे पॉइंट हैं, इसमें से कुछ अगर आधे भी याद रह गए तो काफ़ी अच्छा आंसर बन सकता है। ठीक है, ओके, तो करें क्या, तो हमने तो करें क्या वाली बात हो गई यहाँ पर। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने एक रिपोर्ट निकाली थी, अनलिशिंग कोल न्यू होप्स फॉर आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, तो उसमें हमें काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं तो हमें मिले, तो हमने यहाँ पर आपके लिए थोड़ा समराइज़ कर दिए। पहला कि अगर कोल माइनिंग की अगर हमने कमर्शियल माइनिंग के लिए अगर हमने ऑक्शनिंग करनी है कि कोल माइंस को हम कमर्शियली कैसे यूज़ करें, अदरवाइज एक एंड यूज़ रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं कि आपने अगर कमर्शियली आपने अगर जो माइन खरीदी है सरकार से, तो इसका एंड यूज़ आपको पहले बताना पड़ेगा, किससे आप बिजली बनाएंगे, इसको आप अपने स्टील प्लांट में यूज़ करेंगे, क्या करेंगे। तो एंड यूज़ रिस्ट्रिक्शंस हटा दी गई हैं। ठीक है, तो इसी कारण से जो सरकार सोच रही है कि शायद प्राइवेट कंपनीज के लिए थोड़ा ल्यूक्रेटिव हो जाएगा, दे विल वांट टू इन्वेस्ट। ठीक है, तो नई कंपनीज को बिडिंग प्रोसेस में अलाउ करने का मौका मिलेगा, जो कि किसी अकॉर्डिंगली जो भी कोयले का उनको खरीदार मिलेगा अकॉर्डिंगली दे विल सेल इट। ठीक है, तो एंड यूज रिस्ट्रिक्शन हट जाने से नई कंपनीज आएंगी। तो एंड जो सरकार को पहले आपने अमाउंट देना होता है जो इनिशियली पार्टिसिपेट करने के लिए, वो रिड्यूस कर दिया गया है। एंड देन जो रॉयल्टीज़ रिड्यूस कर दी गई है। उसके बाद बिडिंग प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए ऑनलाइन कर दिया गया है, और काफ़ी जो बिडिंग का प्रोसेस को भी और एलैबोरेट कर दिया गया है ना, तो उसके बारे में बात भी कर सकते हैं वैसे आप। एंड देन उसके बाद जो रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल है सरकार का, उसको भी सरकार और अमेंड करके चाहती है कि उसको एक जो अगर आप कोई फॉरेन पार्टनर या फिर जैसे भी अकॉर्डिंगली आपका, तो आपको वो रेवेन्यू या फिर जो परसेंटेज जो शेयर करना है अब वो आपको ग्रेजुअली कम करती जा रही सरकार। तो इनिशियली चाहती है सरकार कि इनिशियली आप अपनी कीमत रिकवर कीजिए, उसके बाद वी विल सी कि हमें कितना आपने हिस्सा देना है, अभी बस आप आइए और कोयला निकालिए। ठीक है, एंड ग्लोबल सप्लाई चेन्स वगैरह जो डिसरप्ट हो गई हैं, तो अभी जो कोरोना एक्सेट्रा के चलते हुए, तो इसीलिए भारत में भी आप आइए। भारत में अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं प्राइवेट सेक्टर में, तो भारत में ही आप अपनी जो कोल भी माइन कीजिए, एंड भारत में ही कोयला निकाल के पावर बनाइए, स्टील बनाइए, जो मर्जी कीजिए। ठीक है, एंड देन ये सब चीज़ों के बारे में बताते हुए आप बता सकते हैं कि इससे क्योंकि सरकार को फ़ायदा क्या होता है, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है ना। एंड बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस की बात कर सकते हैं आप, क्योंकि जो फॉरवर्ड लिंकेजेस में जैसे सीमेंट, फर्टिलाइजर, जो सभी के सभी जो ये सेक्टर्स हैं, जब भी चलने शुरू हो जाते हैं, जो कि पावर पर डिपेंडेंट
डिपेंडेंट है, जो कि कोयले की एज एन इनपुट डिपेंडेंट है। तो ये चैलेंज जो ये स्टार्ट हो जाते हैं तो इकोनॉमी को फ़ायदा मिलता है। तो देखो एक पूरा एक ये वर्चुअस लूप आ जाता है कि कोयले की कंजम्पशन बढ़ेगी क्योंकि पावर की कंजम्पशन बढ़ेगी, सब चीज़ों को सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तब भी आपको कोयले की रिक्वायरमेंट रहती है, तो या फिर कोयले से बनने वाले जो आपके वेरियस प्रोडक्ट्स हैं। तो इसीलिए आपको कोयले को लेके आप जो बता सकते हैं कि आपको इसलिए ग्लोबल टेक्नोलॉजी को आप आने दीजिए यहाँ पर, मैनेजमेंट को। अगर लेट्स से कि आप कंपनीज नहीं चाहते एज सच तो टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा को अपनाइए। तो गैसिफिकेशन ऑफ कोल इंपॉर्टेंट एक जो गेम चेंजर हो सकता है, जिससे हम क्लीन भी रख सकते हैं सबको, एफिशिएंट भी रख सकते हैं चीज़ों को, एट द सेम टाइम कोल को भी प्रमोट कर सकते हैं। एंड जो हम इसको टारगेट बेस्ड अप्रोच जो सरकार चाह रही है कि इतना टारगेट हमने जो कोयले को गैसिफाई करना है, इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफ़ी कम हो जाएगी ना फिर, और उसके बाद हम इवन की इसको ट्रांसपोर्ट जो सेक्टर में भी यूज़ कर सकते हैं। एंड जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर मतलब कि जो गाड़ियाँ वगैरह चल सकती हैं, एट द सेम टाइम पावर प्लांट चल सकते हैं, एट द सेम टाइम कोयले को जो हमें अभी एक जगह से दूसरी जगह हम पाइपलाइन से नहीं भेज सकते, ये भी भेजना हम शुरू कर सकते हैं। एंड देन हमारे पावर प्लांट्स को हमें अपग्रेड करना चाहिए, जैसे जो क्रिटिकल एंड सुपर क्रिटिकल जो पावर प्लांट्स रहते हैं, जो स्टीम को और ज़्यादा ड्राई करके हायर टेम्परेचर्स पे ले जाकर जो पावर प्लांट चलाने की कोशिश करते हैं, 43% एफिशिएंसी पे काम करते हैं, अदरवाइज तो बहुत ही लो एफिशिएंसीज रहती हैं। तो ये सब चीज़ों पर काम किया जा सकता है ताकि कोयले के पूरा जो इकोसिस्टम है, कोयले का जो पूरा एक प्रॉपर जो जहाँ पर यूजेज वाला इकोसिस्टम है, वो वाला इकोसिस्टम और प्रमोट हो। एंड कोयला जो हमारे सरकार चाहती है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो, उसमें बाहर की कंपनीज आए, एफडीआई हो, वो सभी प्रमोट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये सब चीज़ों पर जो हमारे जो फ़ायदा देखने को मिलेगा, एंड अकॉर्डिंगली हम देख सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी एक जो बढ़िया जो जिसको हम बोलते हैं वर्चुअस जो लूप होता है, वर्चुअस साइकिल में आएगी, एंड जो जो इकोनॉमिक ग्रोथ भी कंट्री विटनेस करेगी। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रहेंगी कि कैसे कोयले सेक्टर की बात करें कि कैसे चैलेंजेस रहते हैं, कि हिस्टोरिकल आइडिया दिया, देन कैसे हमने अटेम्प्ट नेशनलाइज वगैरह करने की ट्राई करी, लेकिन चैलेंजेस फिर भी हैं, एंड हम अभी क्या कर सकते हैं, उसके कारण क्या क्या इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सवाल मुश्किल नहीं है, बस अटेम्प्ट करने के लिए सिंपल सा हम कुछ पॉइंट्स को जो रिकॉल करें, अगर लेटेस्ट कोई एक्ट ऑर्डिनेंस वगैरह दिमाग में आ रहा है वो भी डाल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो बस सिंप्लीफाइड रखते हैं, स्ट्रक्चर पे ध्यान देते हैं, स्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसके अंदर कंटेंट को अरेंज करते रहें, नंबर मिलते रहते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। बाय बाय, टेक केयर।